निपिन गली की वो सुनसान और अंधेरी रात, वो मिट्टी में सनी हुई थी, बेबस और डरी हुई। उसे कुछ याद नहीं था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देखकर मेरे मन में एक काला लालच आ गया। मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और एक ऐसा झूठ बोला जिसने हम दोनों की जिंदगी बदल दी। तुम मेरी मंगेतर हो, मैंने फुसफुसाया, और उस पगली ने मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। लेकिन खुशियों का वो महल रेत पर बना था। एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ गई। वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक रईस खानदान की वारिस और मशहूर बिजनेस टाइकून लियू रुयान थी। वो मुझे उसी पल छोड़कर चली गई, बिना किसी दर्द के, बिना एक बार पीछे मुड़कर देखे। मेरा वो 2.5 साल का प्यार और वो सारी यादें उसके लिए बस एक कचरा थीं, जिसे उसने अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया। आज 2.5 साल बाद वो फिर मेरे सामने खड़ी है। कॉलेज का वो आलीशान हॉल, वो मंच पर बैठी है, करोड़ों की लाइब्रेरी दान करने वाली एक महान हस्ती बनकर। और मैं नीचे भीड़ में बैठा एक मामूली छात्र जो अपनी गरीबी का फॉर्म भरने के लिए कतार में लगा है। वो चमक रही थी और मैं अंधेरे में गुम था। हमारे बीच फासला चंद कदमों का था, लेकिन मेरी औकात और उसकी रईसी के बीच एक गहरी खाई थी। इंटरव्यू लेने वाला उससे उसकी कामयाबी का राज पूछ रहा था। मैडम, आपने शिक्षा में निवेश करने का क्यों सोचा? लियू रुयान खामोश हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुराना दर्द झलका जो उसने उस गांव में बिताया था। मेरे दोस्त उसे नेशनल क्रश कह रहे थे, उसके गायब होने के किस्से सुना रहे थे। सुना है वो नॉर्थ वेस्ट के किसी गांव में मिली थी। एक दोस्त ने मेरी तरफ देखकर पूछा, चेनजे, तुम भी तो वहीं के हो, क्या तुमने कुछ सुना था? मेरा गला सूख गया। मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिल सीने को चीर कर बाहर आने को बेताब था। मैं बस वहां से भाग जाना चाहता था, इससे पहले कि मेरी आंखों के आंसू मेरा राज खोल दें। मैं सिर झुकाकर अंधेरे की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था कि अचानक एक बर्फीले और रेशमी हाथ ने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली। वही खुशबू जिसने कभी मेरा घर महकाया था। मेरा दम घुटने लगा। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए वो शब्द कहे जिसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। मेरे प्यारे मंगेतर, क्या मेरी तरह तुम भी अपनी याददाश्त खो चुके हो? उस मध्यम रोशनी ने मेरे चेहरे की घबराहट को छुपा लिया था। 3 साल पहले लियू रुयान सिर्फ उत्तर पश्चिम में ही नहीं थी, वो मेरे घर में थी। हम 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक साथ रहे थे। हम इतने करीब थे कि एक ही बिस्तर पर मेरी बाहों में वो सोया करती थी। पर ये राज अब हमेशा के लिए मेरे दिल की गहराइयों में दफन रहेंगे। इंटरव्यू खत्म होने वाला था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। अचानक एक लड़के ने हाथ उठाया। मिस लियू, सुना है आपका एक मंगेतर है और आपने उसका नाम अपनी कलाई पर गुदवा रखा है, क्या ये सच है? हॉल में सन्नाटा छा गया। ये आज के विषय से अलग है। ये आवाज यह नानजे की थी। वो उसके ठीक बगल में बैठा था, उसका असिस्टेंट, उसका बचपन का दोस्त। हाँ, ये सच है। टैटू मेरी नब्ज पर है। लियू रुयान ने अपनी आस्तीन ऊपर खींची। वहां एक शब्द लिखा था, जे। पूरा हॉल तालियों और शोर से गूंज उठा। यह नानजे वहीं तो बैठा था। उस जे का मतलब और कौन हो सकता था? यह नानजे ने भी शर्माकर अपना सिर झुका लिया, जैसे उसने इस बात को बिना बोले ही कबूल कर लिया हो। सब कह रहे थे कितनी परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी, कुछ भी नहीं। मैं बस किसी तरह वहां से भागना चाहता था। बैक स्टेज से गुजरते हुए स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ने मुझे रोक लिया। चेनजे, तुम सही वक्त पर आए हो। क्या गेस्ट के लिए वो कोट ले आओगे? मेरी तबीयत बहुत खराब है। उसका चेहरा पीला पड़ दे चुका था। मैं मना नहीं कर सका। लेकिन वो गेस्ट कोई और नहीं, लियू रुयान थी। वो अपने लंबे कदमों से बैक स्टेज की तरफ ही आ रही थी। चाहता था पर बहुत देर हो चुकी थी। उसने पलटी और सीधा मुझे देखा। उसकी नजरें मुझ पर आकर ठहर गईं। अगर मैं अब भागता तो शक होता, इसलिए मैं वहीं खड़ा रहा। आखिर मैंने चेहरे पर मास्क जो पहन रखा था, उसने अपनी भौहें सिकोड़ दी। क्या तुम भी यहीं के स्टूडेंट हो? मैंने बस खामोशी से सिर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? लिन। मैंने सिर्फ पहला अक्षर ही बोला था कि ये नानजे ने उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वो उसे दूर ले गया। जब उसने मुद्द कर मुझे ढूंढना चाहा, मैं वहां से गायब हो चुका था। पर मैं ज्यादा दूर नहीं था। उनकी आखिरी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। उसे मत देखो रुयान, वो नहीं है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी हैं। अगर वो हुआ भी तो क्या? भूल गई? कैसे उसने तुम्हें धोखा देकर तुमसे एक मोटी रकम ऐंठी थी? मेरी पलकें झुक गईं। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। वो सही कह रहा था। मैं लालची था। मैंने ही लियू रुयान का सौदा किया था। मेरा असली नाम वांग चेनजे है। मैं उत्तर पश्चिम के एक ऐसे खौफनाक और गरीब गांव से हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीबी का वो आलम जहां बचपन में जब घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था तो मेरी माँ दूसरों का फेंका हुआ सड्डा खाना उठा लाती थी। उन सड्डे हुए नूडल्स से रेंगते हुए कीधे निकाल कर हमें जिंदा रहने के लिए खिलाए जाते थे। उस भयानक दर्द और भूख ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसने चंद रुपयों के लिए अपनी मोहब्बत को। मैं तब 17 साल का था। उस साल बर्फबारी कुछ ज्यादा ही खौफनाक थी। पहाड़ बर्फ से ढक चुके थे। तभी गांव के मुहाने पर मेरी नजर उस पर पड़ी, लियू रुयान। वो वहां बर्फ में सुन्न बैठी थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, एकदम खाली। मैं उसके पास गया। क्या नाम है तुम्हारा? उसके होंठ कांपे, पर कोई साफ लफ्ज नहीं निकला। वो हकला रही थी। साफ समझ आ रहा था उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैंने मुद्द कर जाना चाहा, तभी उसके ठंडे हाथों ने मुझे कस कर पकड़ दचा लिया।
उसकी आंखों में एक मूक भीख थी, एक तद्दब थी। मुझे पता था इस बर्फीली रात में अगर वो यहाँ रही तो सुबह तक वो जमकर मर जाएगी। हमारे गांव में हर साल शराबी ऐसे ही बर्फ में जमकर मर जाते थे। सच कहूं तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन मेरी आंखों के सामने एक इंसान तड़प कर मर जाए, मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं था। मैं उसे अपने घर ले आया। वो मुझसे कुछ साल बड़ी लग रही थी। मैंने उसे रुयान दीदी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसके पास अपनी पहचान का एक भी सबूत नहीं था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका वजूद ही दुनिया से मिटा दिया हो। मैंने उसे उसके परिवार से मिलाने की बहुत कोशिश की, हर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, पर कोई फायदा नहीं। उन रसूखदार कामचोर अफसरों को हमारी कहाँ परवाह थी। वो तो बस कुर्सियां तोड़ देते थे। घर जाओ और इंतजार करो, बस यही रटा रटाया जवाब मिलता। और ये इंतजार एक पूरे साल में बदल गया। वो पागल सी लड़की अब हमेशा के लिए हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। पर क्या मैं सच में इतना नेकदिल था? नहीं, मेरा भी एक स्वार्थ था। मेरी माँ बहुत बीमार थी, उनका दिमाग काम नहीं करता था। बाद में कॉलेज जाकर पता चला कि उस लाइलाज बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं। माँ की देखभाल, मेरी अपनी पढ़ाई और पेट पालने के लिए मजदूरी, मैं टूट चुका था। रुयान के आने से मुझे एक सहारा मिल गया था। वो जवान थी, ताकतवर थी। मैं चाहता था कि मेरे हिस्से की मेहनत वो करे, पर शुरुआत में वो हद से ज्यादा अजीब थी। उसे कोई काम नहीं आता था, हमेशा थकी थकी सी रहती, सिर्फ रोटियां तोड़ती और काम चोरी करती। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। अगर तुमने ऐसे ही नखरे दिखाए तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा, मैंने उस पर चीखते हुए कहा। वो बुरी तरह घबरा गई। तुम मुझे नहीं छोड़ डाल सकते। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। हाँ, ये झूठ मैंने ही बोला था। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि जिसने हमारे घर का खाना खा लिया उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरी मजबूरी थी। वो इतनी बेइंतहा खूबसूरत थी कि गांव के दलालों और आदमियों की गिद्ध जैसी नजरें उस पर गड्डी रहती थीं। हमारे यहाँ गरीबों में कम उम्र में सगाई होना आम बात है। उन दरिंदों को दूर रखने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ता था। जब मैंने उसे निकालने की धमकी दी तो उस खूबसूरत पत्थर जैसे चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तैर गया। वो मेरी तरफ सहमी हुई नजरों से देख रही थी, बेबस और लाचार। उस दिन के बाद वो बदल गई। उसने जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब वो मेरे लिए बोझ नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ उसके अंदर कुछ ऐसा दिखने लगा जो एक आम इंसान में कभी नहीं होता, कुछ बहुत ही अजीब और खौफनाक। एक दिन मैं कुछ लड़कों के बीच फंस गया। वो मुझे बेदर्दी से पीट रहे थे, मेरी बेबसी पर भद्दे ठहाके लगा रहे थे। और तभी मेरे सामने लियो रुयान का एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने मेरे रोंगटे खद्दे कर दिए। लियो रुयान स्कूल के गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे उन लड़कों के बीच घेरा देखा, वह बिजली की तरह झपटी। उसने एक लड़के को जमीन पर दे मारा। वह जिस बेरहमी से वार कर रही थी उसे देखकर रूह कांप जाए। उसकी हर चोट जानलेवा थी। वह कोई लड़की नहीं बल्कि एक घायल जंगली जानवर लग रही थी जिसे रोकना नामुमकिन था। उस पल वह मुझे बिल्कुल अजनबी लगी। डर के मारे मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, रुयान दीदी, बस करो और मत मारो। मेरे छूते ही वह ठिठक गई। उसका वह खौफनाक रूप पल भर में गायब हो गया। जे अगर तुम कहते हो तो अब नहीं मारूंगी। उस लड़के के शरीर पर नीले निशान पड़ चुके थे। उसके घर वाले हर्जाना मांगने आ पहुंचे। गरीबी की मार झेल रहे हमारे घर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस रात रुयान को अपनी गलती का एहसास था। वह कमरे के कोने में दुबक कर बैठी थी। जब मैं उसे समझाने गया तो देखा उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मुझे माफ कर दो जेजे, मुझसे गलती हो गई। अब कभी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी। बस बस तुम मुझे छोड़ना मत। वह किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बिलख रही थी। मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे सहलाते हुए कहा, ठीक है, पर अब से तुम्हें बात माननी होगी। मुझे सिर्फ बात मानने वाली पत्नी ही पसंद है। अगले दिन वह अचानक कहीं से पैसों का ढेर लेकर आई। उसने अपनी घड़ी बेच दी थी, वही कीमती घड़ी जो उसे मिलते वक्त उसके हाथ में थी। मैं घबरा गया। तुमने ये क्या किया? इसी घड़ी के सहारे तो हम तुम्हारे परिवार को ढूंढ सकते थे। वह खिली खिली मुस्कान के साथ बोली, तुम ही मेरा परिवार हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे यकीन था कि उस नादान को किसी ने ठग लिया है। उस घड़ी की कीमत उन पैसों से कहीं ज्यादा रही होगी, पर उसे परवाह नहीं थी। वह अब बहुत सीधी बन गई थी। पर गांव में अजीब बातें होने लगीं। जिस लड़के ने मुझे पीटा था उसके साथ हादसे होने लगे। कभी उसकी साइकिल का टायर फट जाता, कभी वह नदी में गिर जाता, तो कभी उसके खाने में कीड़े निकलते। क्या ये सब वाकई इत्तेफाक था? मैं रुयान को देखता और वह मुझे देखकर बस मुस्कुरा देती। अब समझ आता है कि उसने सुराग देना तभी शुरू कर दिया था। उसने मेरी इंग्लिश की गलतियां सुधारी। जब मैंने पूछा कि क्या उसे इंग्लिश आती है तो वह चौंक गई। पता नहीं, क्या मुझे आती है? उसकी याददाश्त जा चुकी थी, पर उसकी काबिलियत अभी भी उसके खून में थी।
मेरी माँ ने तब मुझसे कहा था, रुयान ज़रूर किसी बड़े शहर के रईस खानदान से है। मैंने उत्साह में कहा कि मैं भी एक दिन बड़े शहर जाऊंगा, पर माँ की आंखों में डर था। उन्हें पता था कि अगर वह शहर की हुई तो हमारे बीच की खाई हमें कभी मिलने नहीं देगी। किस्मत का खेल देखिए। जिस दिन मेरा आखिरी एग्जाम खत्म हुआ, मूसलाधार बारिश होने लगी। हमारा पुराना घर टपकने लगा। बिस्तर गीला हो चुका था, इसलिए मुझे और रुयान को जमीन पर एक साथ लेटना पड़ा। हम इतने करीब थे कि उसकी हर सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। नींद नहीं आ रही? उसने धीरे से पूछा। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो? ऐसा नहीं होगा। शहर के छात्र बहुत तेज होते हैं रुयान। मैं शायद उनके सामने कुछ भी नहीं। झेजे को कहाँ जाना है? बीजिंग। मुझे अपनी राजधानी देखनी है। हंसना मत, पर हर गांव के बच्चे का सपना होता है लाल किला देखना। रुयान की आवाज अचानक बहुत गंभीर और दृढ़ हो गई। ठीक है, फिर हम बीजिंग चलेंगे। माँ को भी साथ ले जाएंगे। और अगर मैं फेल हो गया तो? मैंने डरते हुए पूछा। तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। उसकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर किया। 18 साल की उस उम्र में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने उसे बाहों में भर लिया। वह पल भर के लिए ठिठकी, फिर उसने भी मुझे कसकर गले लगा लिया। उस रात मैं इतना खुश था कि देख ही नहीं पाया कि रुयान अब पागल नहीं रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं, और उसकी बातों में वह भोलापन नहीं, बल्कि एक गहरा राज छुपा था। उसकी आंखों में अब वो भोलापन नहीं था, बल्कि एक तेज तीखी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। यादों का सिलसिला टूटा और मैं हकीकत में लौट आया। हाथ में कोट लिए मैं बैक स्टेज पर टहल रहा था। लियो रुयान मेहमानों के कमरे में किसी पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। मैंने दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांका, और जो देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। लियो रुयान अपनी ऊंची हील से जमीन पर गिरे एक शख्स की उंगलियों को बेरहमी से कुचल रही थी। उसकी आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। घटिया इंसान! मैं सुनने रह गया। क्या ये वही रुयान है? क्या ये वही लड़की है जिसने मेरे पीछे चलते हुए वादा किया था कि वह उम्र भर मेरे साथ रहेगी? क्या ये वही है जो हर्जाना भरने के बाद दीवार के कोने में छुपकर रोई थी? शायद यही उसकी असलियत थी। बीजिंग आने के बाद मैंने बिजनेस मैगजीन्स में उसके बारे में पढ़ा था। वह मुझसे 8 साल बड़ी है और लियू ग्रुप की दूसरी बेटी है। भले ही वह एक नाजायज संतान थी, लेकिन उसकी ताकत और रुतबा आसमान छू रहा था। 30 साल की भी नहीं हुई और उसकी बेरहमी के किस्से मशहूर थे। 1 साल पहले उसने अपनी ही सगी बहन को पागलखाने भिजवा दिया ताकि वह इकलौती वारिस बन सके। शब्दों में उसकी क्रूरता को समझना मुश्किल था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। वह जानी पहचानी होकर भी बिल्कुल अजनबी थी। मैंने सोचा कि कोट दरवाजे पर ही छोड़कर भाग जाऊं, पर तभी दरवाजा खुल गया। बाहर कौन है? लियू रुयान बाहर आई। उसका चेहरा भावहीन था। मुझे एक सिहरन महसूस हुई। मैंने खुद को संभाला। मैंने मास्क पहन रखा था और अपनी टोपी को नीचे झुका लिया था। मुझे यकीन था कि वह मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैंने अपनी आवाज बदलकर कहा, ये सर का को। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक छात्र चिल्लाया, चेंजे, तुम अभी तक हॉस्टल नहीं गए? मेरा नाम सुनते ही लियू रुयान की फुर्ती बदल गई। उसने झपट्टा मारकर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। तुम्हारा नाम क्या है? वह मेरी आंखों में सीधे झांक रही थी। मैं खामोश रहा तो उसने मेरा मास्क उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक उसी पल मुझे अपना बचाव दिख गया। चेंजे, तुम आ गए। मैंने जोर से एक और लड़के को आवाज दी। लियो रुयान ने अचानक मेरा हाथ छोड़ दिया। वह कभी मुझे देखती तो कभी उस लड़के को। मैंने मौका देखकर कोट वहीं फेंका और अपने दोस्त के साथ वहां से निकल भागा। थिएटर से बाहर आने के बाद ही मेरी जान में जान आई। उस लड़के ने मुझसे पूछा, चेंजे, लियू रुयान तुमसे क्या कह रही थी? माहौल बहुत अजीब लग रहा था। अजीब? माहौल अजीब नहीं था। वह तो मुझे जिंदा निगल जाना चाहती थी, और उसकी वजह थी मेरे 18वें साल की वो गर्मियां। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, गांव में एक अनजान शख्स आया, ये नांजय। उसने दावा किया कि वह रुयान का दोस्त है और उसे लेने आया है। मेरी माँ की बात सच निकली। रुयान सिर्फ बड़े शहर से नहीं थी, वह अरबपति थी। उसकी बहन ने उसे मारने की साजिश रची थी। वह बच तो गई, पर याददाश्त खो बैठी। शुरुआत में मैंने यह नांजे को मेहमान समझा, पर जब मुझे पता चला कि उसके नाम में भी जय आता है, तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में सब मुझे वांग बुलाते थे। सिर्फ रुयान ही थी जो मुझे झेजे कहती थी। मेरे दिमाग में एक जहरीला सवाल कौंधा। क्या वो जब भी मुझे झेजे बुलाती थी, तो वो असल में किसी और को याद कर रही थी? क्या उसकी वो सारी मोहब्बत,
वो सारी वफादारी सिर्फ एक गलत फहमी थी। ये नांजे को देखो, सूट बूट में चमकता हुआ, कामयाब और अमीर। वह और लियू रुयान एक ही दुनिया के थे। और मैं तो बस एक मोहरा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब यह नानजे उसे ले जाने लगा तो रुयान ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। उस चमकते हुए ये नांजे के सामने मेरी फटी हुई पैंट और घुटनों पर लगे पैच एक भद्दे मजाक की तरह लग रहे थे। पर मेरा दिल हार मानने को तैयार नहीं था। जब वो रुयान को ले जाने लगा तो मैंने अपनी कांपती आवाज को बटोर कर पूछा, क्या तुम अपनी मर्जी से जा रही हो? यह नांजे ने अपनी बाहें सिकोड़ी और मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा। बेशक, वो अरबों की संपत्ति की वारिस है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि वो यहां तुम्हारे साथ इस गरीबी में अपनी जिंदगी सड़ा दे? नहीं, मुझे उससे मिलना है। मुझे उसी के मुंह से सुनना है। मैं चिल्लाया। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती करानी ही है तो सुनो। उसने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंदर से आवाज आई, नांजे, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, वरना ये लोग मुझे ठग ही लेते। वो आवाज वो आवाज रुयान की ही थी, वही लहजा, वही सुर। पर अब उसमें मेरे लिए कोई ममता नहीं थी। यह नांजे मुस्कुराया। सुन लिया, अब मैं इसे ले जा रहा हूं। और हाँ, ये रही तुम्हारी खामोशी की कीमत। उसने रुपयों का एक बड़ा बंडल मेरी तरफ उछाला। उम्मीद है दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। मेरा स्वाभिमान चीख रहा था कि इन पैसों को उसके मुंह पर मार दूं, पर हकीकत जालिम थी। मेरी माँ अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। रुयान मुझे छोड़ चुकी थी। अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता था। मैंने अपने आंसू पिए और अपने दिल को पत्थर बना लिया। सिर्फ इतने पैसे, ये तो बहुत कम है। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें और कीमत चुकानी होगी। ये नांजे के चेहरे पर घृणा फैल गई। तुम तो बड़े नीच निकले। मैं समझ गया, तुमने उसे पनाह ही इसलिए दी थी ताकि आज सौदा कर सको, है ना? हाँ, मैं नीच हूं। अब जल्दी पैसे बढ़ाओ, वरना। मैंने उसे वहीं चुप करा दिया। मुझे एक मोटी रकम मिली। मैंने सब कुछ माँ के इलाज में झोंक दिया, पर मौत को कोई नहीं जीत सका। जिस दिन मेरा कॉलेज का एडमिशन लेटर आया, माँ की आंखों में आखिरी बार आंसू थे। बेटा, खूब पढ़ना। मेरी तरफ से लाल किला और तियानमेन तियानमेन जरूर देखना। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई, मुझे माफ कर देना। वो उनकी आखिरी बात थी। माँ ने मुझे वो सब दिया जो उनके पास था। मैंने अपना नाम बदल लिया, वांग छोड़ दिया और माँ का सरनेम अपनाकर लिन जियांगजे बन गया। लियू रोयान, उस नाम को मैंने अपने अतीत के मलबे में दफन कर दिया। बीजिंग की सड़कों पर चलते हुए कभी कभी ख्याल आता कि ये वही शहर है जहां वो पली बड़ी है। पर क्या फर्क पड़ता है, हमारी राहें अब कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज जब मैं स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग में बैठा था तो प्रेसिडेंट के एक जुमले ने मेरे शरीर का खून सुखा दिया। दोस्तों, पिछली बार जब लियू रुयान यहां से गईं तो वो आप सबकी रेज्यूमे और बायोडाटा अपने साथ ले गईं। वो किसी को ढूंढ रही हैं। मेरा दिल सीने को फाड़कर बाहर आने लगा। क्या उसे पता चल गया है कि मैं यहां हूं? बायोडाटा यानी मेरा रेज्यूमे। उसके पास मेरा नाम, मेरी फोटो और मेरे गांव का पता, सब कुछ पहुंच चुका था। उस कागज के टुकड़े ने मुझे उसके सामने बिल्कुल नग्न कर दिया था। मेरा हर राज अब उसके हाथों में था। फिर भी मेरा दिल एक झूठी उम्मीद लगाए बैठा था। लियू रुयान के पास आज दुनिया की हर दौलत है। वह मुझ जैसे एक मामूली छात्र के पीछे क्यों आएगी? मीटिंग खत्म हुई। हम सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। तभी मेरे आगे चल रहा लड़का अचानक ठिठक गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने सिर उठाकर सामने देखा और मेरा खून जम गया। लियू रुयान गलियारे की दीवार से सटकर खड़ी थी। मैं पलटा और भागना चाहा, पर उसकी आवाज ने मुझे जमीन से कील की तरह ठोक दिया। लिन जियांगजे, बहुत वक्त हो गया। वह मुझे एक ऐसे आलीशान रेस्टोरेंट में ले गई जहां एक डिश की कीमत मेरे पूरे महीने के खर्च से ज्यादा थी। वह खुद कुछ नहीं खा रही थी, बस मुझे खाते हुए देख रही थी। मैंने भी कोई दिखावा नहीं किया। जब मौत सामने खड़ी हो तो कम से कम पेट भरकर मरना बेहतर है। काफी देर की खामोशी के बाद वह बोली, मुझसे छुप क्यों रहे हो? दोबारा मिलने के बाद यह उसका पहला सवाल था। मैंने केकड़े का एक टुकड़ा चबाते हुए ठंडी आवाज में कहा, मिस लियू, आप मजाक कर रही हैं। मैं एक गरीब स्टूडेंट हूं और आप एक साम्राज्य की वारिस। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है? बहुत खूब, उसने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। यह शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट है। यहाँ आने वाले हर शख्स को मैं जानती हूँ। आज यहाँ सबने तुम्हें मेरे साथ देख लिया। बहुत जल्द लोग तुम्हारी जानकारी निकालेंगे। हमारे बीच क्या रिश्ता है ये जानने की कोशिश करेंगे, और तब तुम चाहकर भी मुझसे छुप नहीं पाओगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो ये उसका नया खेल है। लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
मैंने केकड़े का एक टुकड़ा खाया और धीरे से कहा, पहली बार इतना स्वादिष्ट केकड़ा खा रहा हूं, अब मर भी जाऊं तो कोई अफसोस नहीं। वो मुझे घूरती रही, फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। इससे भी ज्यादा स्वादिष्ट चीज है। मैंने बिना उसकी तरफ देखे पूछा, क्या? वो धीरे से बोली। मैं एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई, लेकिन मैंने तुरंत खुद को संभाला। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है? उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ये नांजे, वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। लोग तो यही समझते हैं कि तुम दोनों शादी करने वाले हो। उसकी भौहें हल्की सिकुड़ी, आवाज थोड़ी तेज हो गई। बकवास मत करो, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। एक पल के लिए उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हो गई, जैसे पुरानी लियू रुयान एक पल के लिए वापस आ गई हो। वो धीरे से बोली, मेरा मतलब है, हमारा कोई रिश्ता नहीं, शादी तो दूर की बात है। मैं हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी। सच में? तो तुम काफी चालाक हो, क्योंकि तुमने कभी लोगों की गलतफहमी दूर करने की कोशिश नहीं की। मैंने बात करते हुए केकड़े का खोल मुंह से निकाला और उसी समय एक छोटा सा टुकड़ा उछलकर उसके चेहरे पर जा गिरा। वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, जैसे समय थम गया हो। उसने उसे साफ भी नहीं किया, बस मुझे देखती रही। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं था, कुछ और था, शायद दर्द। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा ऐसी बेकार बातों को समझाने की जरूरत नहीं होती। अगर हर बात साफ करने लगूं तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मेरे दिल में जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया। मैंने धीरे से सिर झुका लिया और उस पल मुझे समझ आ गया, ये खेल अब सिर्फ पैसों या झूठ का नहीं रहा, ये दिलों की लड़ाई बन चुका है। वो बोलते बोलते अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर पहली बार हैरानी थी, जैसे उसे एहसास हुआ हो वो मुझे सफाई दे रही थी। लियू रुयान, वो लड़की जो हमेशा ताकत में रहती थी, जो किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती थी, आज मेरे सामने खड़ी होकर खुद को समझा रही थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया, होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तुम सही कह रही हो। मेरी आंखों में ठंडक उतर आई। तुम जैसी घटिया लड़की, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें कभी दिल से नहीं चाहा। 2 मिलियन में खुद को बेच दिया। गलत सौदा नहीं था। मैंने उसे सीधा देखा, बिना झिझक, बिना डर। तो अब भी साथ सोना है? एक पल, बस एक पल के लिए। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। अगले ही सेकंड उसने गुस्से में मुझे खींचा और जबरदस्ती अपनी पोर्शे में बैठा दिया। गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। 1 घंटे का रास्ता उसने सिर्फ 30 मिनट में पूरा कर दिया। विला के अंदर अंधेरा था, जैसे इस घर में भी रोशनी आने से डरती हो। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, उसने मुझे जोर से दीवार के पास वाले कैबिनेट पर धक्का दिया। उसका चेहरा बहुत करीब। मैं बस उसे देखता रहा, और जब वो अपने सबसे उग्र रूप में थी, मैंने धीरे से कहा, मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में जाना है। जैसे समय रुक गया हो। वो अचानक थम गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ थी। मैंने फिर दोहराया, लियो ग्रुप के हेड ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस में। मेरी आवाज अब और भी ठंडी हो गई। वहां सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिलती है जिनके पास बैकग्राउंड होता है। मैं पूरी जिंदगी मेहनत कर लूं, फिर भी वहां नहीं पहुंच सकता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मौका चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वही लियो ग्रुप था जहां जाने के लिए हजारों स्टूडेंट सपने देखते हैं। वो धीरे धीरे मुझसे दूर हुई। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। धड़ाम! उसने गुस्से में दरवाजे के पास रखा चीनी का फूलदान तोड़ दिया। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। उसके हाथ से खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ। वो मुझे देख रही थी, जैसे अंदर से टूट चुकी हो। क्या हमारे बीच अब सिर्फ इस्तेमाल ही बचा है? उसकी आवाज लगभग टूट चुकी थी। मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, और क्या? मैंने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। मुझे मनाओ, फिर से साथ आ जाओ, जो चाहो मैं दे दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही मैं हंस पड़ा, एक ठंडी खाली हंसी। नहीं, वो बहुत झंझट है। मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाहिए, ना तुम्हारा प्यार। ऐसी चीजों की कोई कीमत नहीं होती। उसकी आंखें फैल गईं। वांग जियांगजे, क्या तुम्हारे अंदर दिल भी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिन जियांगजे, मैंने अपनी माँ का सरनेम ले लिया है। एक पल रुककर मैंने धीरे से कहा, और हाँ, वो 2 साल पहले मर गईं। तुम्हारे जाने के बाद कमरे की हवा भारी हो गई। मैंने गहरी सांस ली। लियो रोयान, मैं अब अनाथ हूं। मेरे पास दिल रखने की औकात नहीं है। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। तुम जानती हो वो वक्त मैंने कैसे काटा? तुम दोनों, एक आगे एक पीछे, सिर्फ 1 महीने में मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका और तुम्हें भी नहीं रोक सका। मेरी मुट्ठी कस गई। मैंने नांजे के पैसे लिए, हाँ लसे, क्योंकि मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मेरी आंखें लाल हो गईं। तुम इतनी अमीर थीं, लेकिन तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन्नाटा। पूरा कमरा खामोश था। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके हाथ से खून टपक रहा था, धीरे धीरे, फर्श पर गिरता हुआ। हर बूंद जैसे मेरे दिल पर गिर रही हो। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अकेला था, इस शहर में, इस जिंदगी में, और मुझे हर हाल में जिंदा रहना था। मैं यहाँ बीजिंग में अकेला हूँ। मुझे हर हाल में जीना है। अगर एक दिन भी ढीला पड़ गया तो शायद खाना भी नसीब ना हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रोयान, मैं यहाँ मर मार कर जी रहा हूँ।
और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मेरे पास दिल है या नहीं। मेरी आवाज और गहरी हो गई। ये सवाल पूछने वाली तुम, क्या तुम्हारे पास दिल है? उसका चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें लाल थीं, इतनी लाल जैसे अभी खून बहने लगेगा। मैंने सोचा अब वो फट पड़ेगी, वो फिर वही बन जाएगी, निर्दयी, बेरहम, जैसे उस दिन जब वो किसी की उंगलियां कुचल रही थी। मुझे लगा वो मुझे भी तोड़ देगी, मुझे नीचा दिखाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, काफी देर तक बस खामोश खड़ी रही। फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम जो चाहते हो मैं सब दूंगी, बस मेरे साथ रहो, ठीक है? उसकी आवाज में पहली बार ताकत नहीं, विनती थी। लेकिन मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 18 साल की उम्र में बस थोड़ी देर के लिए दिल डोला था। मैं हल्का सा हंसा। मैं बचपन से गरीब रहा हूं, इसीलिए एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी, जो चीज मेरी नहीं है उसके सपने भी नहीं देखने चाहिए। उसकी आंखें बस मुझे देख रही थीं, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। कुछ देर बाद उसने आखिरकार मुझे जाने दिया। मैं बिना पीछे देखे निकल गया, जैसे उस घर से नहीं, अपने अतीत से बाहर आ रहा हूं। अगले दिन मेरे फोन पर एक मैसेज आया, लियो ग्रुप इंटर्नशिप ऑफर लेटर। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रह गया, फिर बिना कुछ सोचे काम में लग गया। दिन रात मैंने खुद को काम में झोंक दिया। हर मौका, हर पल मैं सीख रहा था, लड़ रहा था, आगे बढ़ रहा था। शुक्रवार रात के 12 बजे ऑफिस का माहौल थका हुआ था। लोग अपनी कुर्सियों पर ढेर थे, कोई फोन चला रहा था, कोई आंखें बंद किए बैठा था। तभी एक आवाज गूंजी, अरे हमारे लियोडोंग ट्रेंड कर रही हैं। सब अचानक उत्साहित हो गए, गॉसिप शुरू हो गया। मैं चुपचाप अपने फाइल समेट रहा था, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो देखो, उन्होंने कहा है कि उनका मंगेतर ये नांजे नहीं है। क्या? सच में? तो फिर कौन है? चारों तरफ शोर था, हर कोई अंदाजा लगा रहा था। उन्होंने कहा है कि उनका मंगेतर कोई और है और वो चाहती हैं कि लोग गलतफहमी ना रखें। अगर ये नांजे नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? हाँ यार, उसके अलावा कौन उसके लायक है? कहाँ है कि उनका मंगेतर एक स्टूडेंट है, इसीलिए पब्लिक नहीं करना चाहती। स्टूडेंट? कौन सा स्टूडेंट इतना बड़ा आदमी हो सकता है? अचानक एक ने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अरे श्याओलिन, देख, तू भी स्टूडेंट है और कोई तो सीधा चेयरमैन का मंगेतर बन गया। सब हंस पड़े। मैंने कुछ नहीं कहा, बस फाइल्स उठाता रहा, काम खत्म किया और थके हुए कदमों से ऑफिस से बाहर निकला। बस घर जाने ही वाला था कि मेरी नजर उस पर पड़ी। एक औरत, हाथ में गुलाबों का बड़ा सा गुच्छा, दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरा सिर तुरंत भारी हो गया। ये फिर आ गई। उसे लोग फॉक्स स्प्रिट कहते थे। जब मैं मिल्क टी शॉप में काम करता था, तब से वो मुझे परेशान कर रही थी। कितनी बार मना किया, कितनी बार ठुकराया, लेकिन वो थी कि मानती ही नहीं। आज वो यहां तक आ पहुंची थी। वो छोटे से शीशे में खुद को देख रही थी और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने एक बनावटी, खुद को खूबसूरत समझने वाली मुस्कान दी। शाओलिन, दीदी तुम्हें लेने आई है। मेरे चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस बुला लूंगा। वो हंसी, जैसे मेरी बात मजाक हो। इतना बेरहम मत बनो, दीदी के पास पैसे हैं। अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में आ जाओ तो कितना अच्छा होगा। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे वो मेरे लिए हवा हो। उसका चेहरा तुरंत बदल गया, गुस्से से भर उठा। लिन जियांगजे, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। मैं इशारा करूं तो तुम्हारे जैसे लड़के लाइन में खड़े हो जाएं। मैं रुक गया, धीरे से उसकी तरफ मुड़ा और ठंडी नजरों से कहा, आईना है ना तुम्हारे पास, उसमें खुद को देखो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो भड़क उठी। अचानक उसने मुझे छूने की कोशिश की। तुम जैसे लड़के, पता नहीं बिस्तर पर भी इतने ही अकड़ू होते हो या नहीं। मेरी आंखों में नफरत चमक उठी और तभी मेरी नजर साइड में गई। एक जाना पहचाना साया ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आता हुआ। लियो रुयान, वो हमेशा की तरह, ठंडी, ऊंची और सबसे अलग। लेकिन इस बार मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने खुद ही कदम बढ़ाया, फॉक्स स्प्रिट को जोर से धक्का दिया और हाथ में पकड़ा पानी सीधा उसके सिर पर डाल दिया। दफा हो जाओ। मेरी आवाज सख्त थी। अगर अगली बार लियो रुयान ने तुम्हें मेरे आसपास देखा तो सच में मारूंगा। वो एक पल के लिए सन्न रह गई और पीछे खड़ी लियो रुयान भी। वो जैसे हैरान थी। क्या उसे लगा मैं उसका इंतजार करूंगा? मैं मन ही मन हंसा। वो सपना मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूं। फॉक्स स्प्रिट को धक्का लगते ही उसका घमंड टूट गया। वो गालियां देती हुई फिर से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल एक तेज झटका, लियो रुयान ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा, हाई हील उसकी उंगलियों पर रखी हुई, बिल्कुल उसी दिन की तरह। फॉक्स स्प्रिट दर्द से चीखने लगी। मैं पुलिस बुलाऊंगी, देख लेना, लियो रुयान ने बिना पलक झपकाए कहा। बुला लो, हिम्मत है तो। फिर फॉक्स स्प्रिट की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, उस महंगी घड़ी पर, और उसी पल उसकी सारी अकड़ गायब हो गई। वो रोने लगी। दीदी, मुझे नहीं पता था वो आपका आदमी है।
मैं अब कभी उसे परेशान नहीं करूंगी। मैं मुड़कर जाने ही वाला था, लेकिन ये सुनकर रुक गया। मेरे अंदर कुछ जल उठा। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मैं उसका आदमी नहीं हूं, मैं खुद का हूं, किसी का नहीं। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब तक वो औरत दर्द से रोती रही, वो उसे देखती रही। फिर आखिरकार उसे जाने दिया। सब शांत हो गया, लेकिन हवा अभी भारी थी। वो मेरी तरफ आई। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठ गया। लेकिन गाड़ी स्कूल की तरफ नहीं जा रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, इस वक्त स्कूल जाओगे तो हॉस्टल में घुसने दोगे क्या? मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुराई। काफी बदल गए हो, अब लोगों को कुचलना भी सीख लिया है। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चुप नहीं हुई। काम कैसा चल रहा है? ठीक, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मैंने उसकी तरफ देखा। आंखों में तंज था। बताऊं? क्या तुम मुझे पीछे के दरवाजे से अंदर दिलवा दोगी? उसने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ। मैं हल्का सा हंसा। लियो रोयान, तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना अच्छा लगने लगा है क्या? वो धीरे से बोली, हाँ। वो मुझे फिर उसी विला में ले आई। उसने कहा, कल तुम्हें वापस छोड़ दूंगी। इस बार घर की सारी लाइट्स जली हुई थीं। पहली बार मैंने उस घर को ध्यान से देखा। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन उसमें घर जैसा कुछ नहीं था। खाली, ठंडा, जैसे यहां सिर्फ रहा जाता हो, जिया नहीं जाता। अचानक वो अंदर गई और एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस आई। मैंने भौहें सिकोड़ ली। क्या कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर गंभीर थी। तुम्हारा हाथ। मैं थोड़ा चौंक गया और तभी मुझे एहसास हुआ, सच में मेरा हाथ जख्मी था। उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन पकड़ मजबूत। मैं चुप था, बस उसे देख रहा था। लियू रुयान ने मेरा हाथ ऊपर उठाया। उसकी आंखों में पूरा यकीन था। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते जे। उसकी आवाज बदल चुकी थी। ना उसमें घमंड था, ना कोई दूरी, बस एक सच्ची नरमी। मेरे सामने तुम अपने सारे नकाब उतार सकते हो। उसने दवा निकाली और मेरे जले हुए हाथ पर बहुत ध्यान से लगाना शुरू किया। मैं अब भी खामोश था। मेरी नजरें कमरे में घूम रही थी। तभी एक फोटो पर आकर रुक गई। मेरी सांस अटक गई। वो फोटो, मेरी माँ और लियू रुयान एक साथ। अचानक पुरानी यादें आंखों के सामने जिंदा हो उठी। वो दिन जब वो हमारे घर आई थी। 4 महीने हो चुके थे। गांव में किसी के पास कैमरा आया था। माँ ने खुशी खुशी कहा था, आओ हम तीनों की फोटो लेते हैं। मुझे आज भी याद है, माँ उस फोटो को कितनी बार देखती थी। मुस्कुराते हुए कहती थी, हमारा छोटा सा परिवार और लियू रोयान। वो भी हंसते हुए कहती थी, हाँ, हमारा परिवार। एक साधारण सा दिन, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया। तभी मेरे दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा। रुको। मैंने उसकी तरफ देखा। ये फोटो यहाँ कैसे है? ये तो हमारे गांव में रह गई थी। उसने बिना रुके जवाब दिया, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने गांव गई थी, वहीं से लाई हूं। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। तुम मुझे ढूंढने गई थी? उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं बीजिंग वापस आई। 1 महीने तक सब संभाला, फिर तुम्हें लेने वापस गई। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन घर खाली था। मेरे सीने में कुछ टूट गया। वो आगे बोली, पड़ोस के अंकल ने बताया माँ गुजर गई और तुम उनके अंतिम संस्कार के बाद गांव छोड़कर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे ये सवाल ही बेकार हो। तुम्हें बीजिंग लाने के लिए? और क्यों? मेरी सांस रुक गई। लेकिन तुम मुझसे नाराज नहीं थी? उसने हल्का सा सिर झुका लिया। थी, गुस्सा था कि तुमने सिर्फ 2 मिलियन के लिए मुझे छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली। लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा हो, उसने मेरी आंखों में देखा, तुम मेरे पति हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे अंदर अचानक गुस्सा उठा। कौन पति? मेरी आवाज सख्त हो गई। जिस दिन तुम गई, तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा। उसने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। ऐसा नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। असल में उस वक्त मैंने भी किसी को खो दिया था। कमरे की हवा भारी हो गई। वो धीरे धीरे बोलने लगी, जिस दिन ये नांजे मुझे ले गया, उसी दिन मेरे नाना आईसीयू में थे। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। बचपन से किसी ने मुझे अपनाया नहीं। बड़े लियूडोंग मुझे घर इसलिए लाए ताकि मेरी बहन को डराया जा सके। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगर तुम मेहनत नहीं करोगी तो सब कुछ तुम्हारी छोटी बहन को मिल जाएगा। अगर तुम कुछ हासिल नहीं करोगी तो कंपनी भी उसे दे दी जाएगी। वो हल्का सा हंसी, लेकिन वो हंसी टूटी हुई थी। मैं बस एक तुलना थी। अंत में मुझे कुछ नहीं मिला, बस बहन और उस औरत का गुस्सा सहना पड़ा जिसे लोग मेरी माँ कहते थे। उसने सिर झुका लिया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? गलती तो मेरे पिता की थी, जिन्होंने धोखा दिया। लेकिन सजा मुझे मिली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगर मुझे चुनने का मौका मिलता तो मैं पैदा ही नहीं होना चाहती।
मैं खामोश था। उसका हर शब्द मेरे अंदर उतर रहा था। वो आगे बोली, 20 साल की उम्र के बाद मेरी काबिलियत दिखने लगी। मेरी बहन मुझे रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसके सामने वो कुछ भी नहीं थी। और फिर 3 साल पहले वो सब हुआ। एक गंदी फैमिली ड्रामा। बहन ने बहन को फंसाया। मैं मरी नहीं, लेकिन सिर पर चोट लगी और मुझे उत्तर पश्चिम के एक पहाड़ में फेंक दिया गया। कमरे में ठंडक और बढ़ गई। बाहर कहाँ गया कि मैं खुद एडवेंचर पर गई थी और खो गई, जैसा मेरी बहन चाहती थी। आखिर मैं सिर्फ एक नाजायज औलाद थी। घर वालों ने औपचारिक तौर पर ढूंढा, फिर छोड़ दिया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मेरे नाना, वो अकेले थे जो मुझे चाहते थे। उन्होंने अपने लोगों से चुपचाप मुझे ढूंढने को कहा, लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में दर्द और पछतावा दोनों थे। मैं इसलिए जल्दी बीजिंग लौटी थी ताकि उनसे आखिरी बार मिल सकूं। कमरे में खामोशी छा गई। फिर उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। जेजे, मेरा प्लान था सब ठीक करके तुम्हें और माँ को यहाँ ले आऊं। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। 20 साल में मैंने कभी परिवार महसूस नहीं किया, सिर्फ तुम दोनों के साथ। तुम ही मेरा परिवार थे। मेरी सांस भारी हो गई। मैं उसे देखता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ था और उसी पल मुझे समझ आ गया वो क्यों रो रही थी। वो सिर्फ अपने लिए नहीं रो रही थी, वो मेरी माँ के लिए भी रो रही थी। माँ, वो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। जब लियो रुयान उस वक्त मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, लोग उसे तंग करते थे, माँ ही थी जो उसे प्यार से समझाती थी, उसके लिए खड़ी हो जाती थी। मैं उसे लंबे समय तक देखता रहा। फिर आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जो मेरे दिल में सबसे गहराई से छुपा हुआ था। तुम मुझे जेजे क्यों बुलाती हो? क्या ये नांजे की वजह से है? वो थोड़ा चौंकी। उसकी भौहें हल्की सी कुड़ी। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी आवाज साफ थी, बिना किसी झिझक के। जब मैंने तुम्हें पहली बार जाना, तुमने अपना नाम बताया था, उसी से मुझे जेजे याद रह गया। उसने मेरी आंखों में देखा। और जहां तक ये नांजे की बात है, वो सिर्फ मेरा सहकर्मी है। मैंने उसे कभी इस नाम से नहीं बुलाया। उसके होंठों पर हल्की सख्ती आई। ये नाम बहुत करीबियों के लिए होता है, किसी अधीनस्थ के लिए नहीं। मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगीं। अचानक एक याद बिजली की तरह चमकी। मैंने धीरे से कहा, उसने मुझे एक वॉइस मैसेज सुनाया था। उसमें तुम कह रही थी कि तुम लगभग धोखा खा गई थी। लियू रुयान कुछ पल सोचती रही। फिर उसकी आंखों में समझ आ गया। मैं अपने पुराने असिस्टेंट के बारे में बात कर रही थी। उसकी आवाज ठंडी हो गई। वो दिखने में वफादार था, लेकिन असल में मेरी बहन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा था। उसने गहरी सांस ली। ये नांजे ने उस बात को तोड़ मरोड़ कर तुम्हें सुनाया ताकि तुम गलत समझो। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मेरे नाना की हालत भी बहुत खराब थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। मैं जल्दी में चली गई और हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। मैंने उसकी कलाई की तरफ देखा। धीरे से कहा, तुम्हारा टैटू। उसने बिना झिझक अपनी आस्तीन ऊपर की। वो निशान अब भी वहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में अडिग सच्चाई थी। लिन जियांग से, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी सांस अटक गई।